नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 27 होगी, जिसके अंदर हम वही 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के होंगे, 5 नेशनल जीके, तो 5 हिंदी, तो कहीं 5 इंग्लिश और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीईटी का एग्जाम अगस्त में होगा, इसलिए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, कहीं बाद में आपको देर ना हो जाए। ठीक है इसलिए आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के उसके बाद नेशनल जीके की तरफ चलेंगे। इसलिए क्लासेस से जुड़ जाइए, और जितने भी जो दोस्त जुड़े हुए हैं तो वो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो क्लासेज इससे पहले 26 हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर 2100 प्लस क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहां पर जाकर पिछली क्लास देख सकते हैं। इसके साथ में अगर इन क्लासेज के नोट्स लेना चाहते हैं कि इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो 26 क्लास और इसके साथ में जो आगे भविष्य में जो भी क्लासेज होंगी, जहां तक हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, इनके कंप्लीट से नोट्स लेना चाहते हैं, जिसमें हरियाणा जीके, नेशनल जीके, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मिक्स होगा, तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। केवल क्लासेज के नोट्स होंगे, जो क्लास के अंदर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको नोट्स के अंदर मिलेगा। आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं हरियाणा जीके की तरफ। आज की वीडियो का हमारा हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कुल नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है। हरियाणा में नवोदय विद्यालयों की टोटल संख्या कितनी है तो आपको कितनी बतानी है जो क्लास है बिल्कुल क्या होगी, क्वेश्चन आंसर टाइप में होगी। 30 मिनट से पहले क्लास को कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 21। कितने हरियाणा में नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है 21 है। लेकिन अब जो 22वां नवोदय विद्यालय है वो चरखी दादरी चरखी दादरी में क्या है प्रस्तावित है। किसमें प्रस्तावित है चरखी दादरी में। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में हरियाणा का कौन सा स्थान है। जो बिजनेस करने से रिलेटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग दी जाती है, उसमें हरियाणा का स्थान कौन सा है तो 2020 के अनुसार हरियाणा का 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का 16वां स्थान है हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितना उपलब्ध है, और इसके साथ में खपत कितनी होती है, दोनों आपको बताने हैं। पहला हो जाएगा प्रति व्यक्ति जो दूध की जो उपलब्धता है वो 1142 ग्राम है क्या है 1142 ग्राम एक व्यक्ति को क्या है दूध की उपलब्ध है इतना क्या है उपलब्ध है। अब खपत कितनी होती है, उसके साथ में बाहर भी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। खपत कितनी होती है 673 ग्राम प्रति व्यक्ति। जो हरियाणा का जो व्यक्ति है उसकी जो खपत है वो कितनी है वो 673 ग्राम क्या है दूध की खपत है इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का प्रथम आयुक्त कौन था। चंडीगढ़ का जो प्रथम आयुक्त है वो कौन था तो ये हो जाएंगे MS। क्या हो जाएंगे MS रंधावा। MS रंधावा क्या है चंडीगढ़ के क्या है पहले आयुक्त थे। कब से 1 नवंबर 1966 को। लेकिन ये जो पहले जो चंडीगढ़ जितनी भी अपनी यूनियन टेरिटरीज थे उनके आयुक्त होते थे, लेकिन अब क्या है, अब क्या होते हैं प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ठीक है यूनियन टेरिटरीज के। अब क्या है MS रंधावा पहले आयुक्त थे जो कि 1 नवंबर 1966 को थे, लेकिन बाद में 1984 के बाद इस पद को क्या है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे बदल दिया गया ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन का नाम क्या है। जो चंडीगढ़ के अंदर एक रोज गार्डन है उसका नाम है जाकिर हुसैन
रोज गार्डन। क्या है भाई? जाकिर हुसैन रोज गार्डन। और ये एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है भाई। ये क्या है भाई? एशिया का ये क्या है भाई? सबसे बड़ा रोज गार्डन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन है रोज गार्डन। इसमें 1600 तरह के भाई क्या है, लगभग क्या है, फूल पाए जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं 30 एकड़ यानी कि 30 किलो में क्या है भाई, ये फैला हुआ है। कौन सा भाई? रोज गार्डन भाई। ठीक है। इसके बाद आपके पास अगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाए, चंडीगढ़ का दिल यानी कि चंडीगढ़ का हृदय किसे कहा जाता है, तो सेक्टर नंबर वही 17, सेक्टर नंबर 17 यानी कि सिटी सेंटर को क्या कहा जाता है? चंडीगढ़ का क्या कहा जाता है? दिल कहा जाता है। चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम कौन से सेक्टर के अंदर वही स्थित है? तो सेक्टर नंबर 16 में जाएंगे तो चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम क्या है भाई? स्थित है। चंडीगढ़ का प्रशासक संविधान की किस धारा के तहत कार्य करता है? हमें पता है कि चंडीगढ़ का क्या है भाई? प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वह संविधान की कौन सी धारा के तहत क्या करता है? काम करता है। एक क्वेश्चन आपको बताना है, वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है भाई? वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, चंडीगढ़ का प्रशासक संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत कार्य करता है? तो संविधान की एक धारा है भाई, धारा नंबर यानी कि अनुच्छेद ही बोल सकते हैं इसको, अनुच्छेद नंबर 239 भाई। अनुच्छेद नंबर 239 में कहा गया है कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी भाई जो उनको जो सत्ता को संभालने का काम है एडमिनिस्ट्रेटर को दिया गया है। किसको दिया गया है? एडमिनिस्ट्रेटर को। तो चंडीगढ़ का जो प्रशासक है वो अनुच्छेद नंबर 243 के तहत कार्य करता है भाई। तो ये आपके क्वेश्चन थे भाई। जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं भाई। नेशनल जीके के वही हम 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, हर दिन हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला चलता रहेगा भाई। इसके बाद भाई नेशनल जीके। नेशनल जीके में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई जो फॉरवर्ड एक राजनीतिक दल है भाई, एक राजनीतिक दल था भाई फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक उसकी स्थापना कब और किसने की? इसके बाद में पिछड़े वर्ग के लिए भाई किस संशोधन अधिनियम को पारित किया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो 5 क्वेश्चन किसके हैं भाई? 5 क्वेश्चन हमारे हैं इंडिया जीके के भाई। इंडिया जीके के क्या है भाई? 5 क्वेश्चन हमारे हैं भाई। पहला क्वेश्चन है कि 1939 में, सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी भाई? किसकी बात हो रही है भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? एक राजनीतिक दल था जिसकी जो स्थापना है सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कौन करते हैं भाई? सुभाष चंद्र बोस भाई। बिल्कुल याद रखें भाई, जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं। इसके बाद कहां पर की थी? तो कलकत्ता के अंदर भाई इसकी क्या की थी भाई? शुरुआत की थी, स्थापना की थी भाई। ठीक है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया? याद होगा भाई, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पढ़ाया था। तो वो कौन सा संशोधन का अधिनियम था जिसके तहत क्या हुआ था? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला था। हमने बताया था कि सहकारी समितियों को दर्जा, संवैधानिक दर्जा 2011 से प्राप्त है भाई। तो 2011 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या है भाई? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भाई, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 97th है। और पारित कब हुआ था? 2011 के अंदर। इसके तहत क्या हुआ था? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसके तहत पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोई स्पेशल आयोग बनाने की मांग हुई थी? क्या हुई थी भाई? देखिए, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की मांग जो पूरी की गई थी कौन से संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये हमारा था भाई 102वां भाई। 102 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इसके साथ में एक्ट है।
और ये कब पारित हुआ था? 2018 के अंदर है भाई। एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेज के लिए एक अमेंडमेंट बनाया गया है और वो कब था भाई? 2018 को। और कौन सा था? 102वां था भाई। ये पारित हो चुका है भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? संविधान सभा को बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? जब भाई संविधान बनना स्टार्ट हुआ था तो हमने कहा था कि क्या था? एक कैबिनेट मिशन आया था भाई। क्या आया था भाई? एक कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत क्या हुआ था? संविधान बनना क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था भाई। ठीक है भाई, संविधान सभा बनी थी पहले और उसके बाद उस सभा ने क्या बना था? संविधान को बनाया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव कौन सी समिति ने दिया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, संविधान में इसका जिक्र होना चाहिए, यह किसने सिफारिश की थी? तो सबसे पहले जो ये सिफारिश हुई थी वो LM सिंघवी समिति थी भाई। LM सिंघवी समिति, याद रखें भाई, LM सिंघवी समिति सन 1986 में LM सिंघवी समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। उसने सिफारिश की थी कि पंचायतों को अब भाई क्या है भाई? संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद है संविधान की 10वीं अनुसूची को संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाई जोड़ा गया था? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भाई? किसको भाई? यानी कि 10th शेड्यूल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले भाई जब इंदिरा गांधी के बाद जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले इसी बात का डर हुआ कि कोई नेता अपनी राजनीतिक पार्टी को छोड़ के ना चला जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया? एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए भाई। क्या लेके आए भाई? एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए। और उस एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सी सूची में है भाई? तो 10वीं सूची में है। और ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत था? तो 52वां क्या था भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था भाई। कौन सा था भाई? 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और जिसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को पारित किया गया था। तो ये आपके भाई नेशनल जीके के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 6 से 7 क्वेश्चन हुए। ठीक है, इसी तरीके से जुड़े रहें, साथ साथ में सेशन को शेयर करते रहें भाई। ठीक है भाई, 2 सब्जेक्ट यहीं पे कंप्लीट होते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं हिंदी के वो 5 क्वेश्चन हैं जो कि क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भाई। ठीक है भाई, अब 5 क्वेश्चन हम हिंदी के डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो का हमारा हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है वो है भाई परमार्थ। क्या है भाई? परमार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? क्या दिया गया है भाई? परमार्थ। परमार्थ का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? स्वार्थ। अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी होता है तो उसका जो विलोम शब्द क्या होता है? परमार्थ होता है। परोपकारी व्यक्ति होता है भी। परमार्थ का मतलब क्या है? उदारवादी सोच का हो और परोपकारी हो, दूसरों का हित की बात करता हो, तो वो क्या है? वो होता है भाई परमार्थ है। और जो खुद के हित की बात करता है वो होता है भाई स्वार्थी, यानी कि स्वार्थ भाई। ठीक है भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भाई? लकीर का फकीर यानी कि अगर कोई लकीर उसने भाई खींच दी, उसका फकीर हो गया। उसका मतलब उस लकीर से ना तो इस साइड होता है ना इस साइड होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं परंपरावादी व्यक्ति। क्या बोलते हैं भाई? लकीर का फकीर। क्या हो जाएगा? लकीर का फकीर अगर कोई व्यक्ति है तो हम उसको बोलते हैं भाई
परंपरावादी सोच का व्यक्ति है भाई, परंपरा को मानने वाला व्यक्ति है, उसी को हम लकीर का फकीर कहते हैं भाई। थाली का बैंगन यानी कि भाई थाली के हिसाब से बैंगन बदलता रहे तो उस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? थाली का बैंगन का भाई क्या अर्थ होगा? थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि अस्थिर सोच वाला यानी कि जिसकी कोई स्थिरता न हो, ठीक है भाई, सोच वाला या फिर विचार वाला। विवाह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है भाई। विवाह का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो किसी को नहीं पता होगा भाई, जल्दी से अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो भाई। विवाह का क्या होगा? परिणय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवाह का जो आपका देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई? परिणय हो जाएगा। विवाह को शादी भी बोलते हैं, ब्याह भी बोलते हैं, चलो सब लिख देते हैं भाई। विवाह को शादी भी बोलते हैं, इसके साथ में ब्याह भी बोलते हैं और पाणी ग्रहण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पाणी ग्रहण भी क्या होता है? शादी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है भाई, इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। 3 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। जल्दी से इन क्वेश्चन का देखिए, परमार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा स्वार्थी, लकीर का फकीर परंपरावादी, थाली का बैंगन अस्थिर सोच वाला, विवाह यानी कि परिणय, शादी, ब्याह, पाणी ग्रहण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद चलते हैं भाई विज्ञान की तरफ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। आइए इसके बाद हम भाई विज्ञान के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, अब ग्रुप सी का पेपर है। ग्रुप सी के पेपर में भाई 12th लेवल तक की भाई क्या है भाई? साइंस पूछी जाएगी। अब 12th लेवल की बात करें तो 12th में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है और HSSC का इतिहास आप जानते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन उसने पीछे पूछे हैं। न्यूमेरिकल को लेकर हो चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हो, क्वेश्चन बहुत अच्छे उसने पूछे हैं। इसलिए अब हम अपनी साइंस की क्लास में कुछ भाई क्या है 11th 12th के क्वेश्चन भी ऐड करेंगे। अब तक हम जर्नल साइंस कर रहे थे, अब 2-3 क्वेश्चन आपके भाई क्या होंगे? 11th 12th के होंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आप भाई के जर्नल के होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि भाई आवेग का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुन लीजिए। आवेग के लिए आयामी सूत्र क्या होगा? पहला क्वेश्चन है आवेग भाई क्या हो जाएगा? आवेग का क्या है? आयामी सूत्र आपको बताना है। क्या बताना है भाई? आयामी सूत्र बताना है। कहने का मतलब है इंग्लिश में अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको हम बता दें भाई इंपल्स का हमें क्या बताना है भाई? डायमेंशनल फार्मूला बताना है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन भाई HSSC में पूछे जाते हैं। देखिए भाई अब क्या है, देखिए इंपल्स क्या होता है? यानी कि भाई अगर किसी वस्तु के ऊपर बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लग जाए तो उसको हम बोलते हैं भाई इंपल्स। कोई बॉल है और दीवार को हम भाई उसको फेंकते हैं तो दीवार से जो उसका इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है और जो फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। तो एक प्रकार का क्या है भाई? इंपल्स। तो इंपल्स देखिए भाई न्यूटन का सेकंड लॉ है dp/dt। तो हम ये कह सकते हैं जो dp है, dp क्या है? इज इक्वल टू एफ इंटू क्या है? dt। ये फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। फोर्स इंटू में dt, बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगता है उसको क्या बोलते हैं भाई? इंपल्स बोलते हैं। तो इसका आपको क्या बताना है? इसका आपको बताना है भाई डायमेंशनल फार्मूला। क्या बताना है भाई? डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है। तो किस प्रकार बताएंगे भाई? देखिए भाई फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास के लिए m लिखते हैं हम, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 लिखते हैं। तो ये तो हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। टाइम के लिए लिखते हैं तो t हो जाएगा। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकालने आते तो भाई हमारे चैनल के ऊपर डायमेंशनल फार्मूला की साइंस की एक क्लास मिल जाएगी, उसको देख सकते हैं। ठीक है,
m1l1t-1। तो आवेग का या फिर हम कहें इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1l1t-1 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी क्या है हमारा, न्यूमेरिकल है, जो कि 11th क्लास से हमने बनाया है कार्नोट हीट इंजन से। जो भी स्टूडेंट साइंस पढ़ चुके हैं, जिनको साइंस आती है भाई, तो उनके लिए एक क्वेश्चन है, क्या है भाई, कार्नोट हीट इंजन। क्या हो जाएगा, कार्नोट हीट इंजन। तो पेपर में भाई याद रख लो, अगर पेपर में ये आता है, इस कार्नोट हीट इंजन की अगर एफिशिएंसी पूछी जाती है, एफिशिएंसी होती है भाई कितना इसने काम किया और कितनी इसके पास हीट गई, तो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है 1 - T2/T1। ये क्या है, ये सोर्स का टेम्परेचर होता है। देखिए भाई, अभी इन चीजों को खोल के बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो भी साइंस के स्टूडेंट वो समझ जाएंगे इनको, और आर्ट वाले भी समझ जाएंगे। बता रहे हैं, देखिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, कितनी हीट ली, कितना काम किया, तो 1 - T2/T1। T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर है, और T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर यानी कि हायर टेम्परेचर है। अब क्वेश्चन हम बता देते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे T1 यानी कि सोर्स का जो टेम्परेचर दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस है, और सिंक का टेम्परेचर दे रखा है भाई 27 डिग्री सेल्सियस। भाई इसके साथ में आपको दिया गया है ऊष्मा की ऊर्जा की आपूर्ति करता है, तो यानी कि आपको Q की वैल्यू दे रखी है, हीट की वैल्यू दे रखी है, कितनी है भाई, 40 किलो जूल। भाई इसके बाद पूछा गया है इसमें कितना काम होगा, कितना काम होगा, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से बता देते हैं। देखिए भाई, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में हीट 1 - T2/T1। वर्क डन क्या है, हमें फाइंड आउट करना है। Q की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 40 किलो जूल दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 40 किलो जूल। 1 माइनस, अब यहाँ पे याद रखना, जो ये टेम्परेचर हम रखेंगे ये हमेशा केल्विन के अंदर रखने हैं भाई। ठीक है भाई, 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो 273 प्लस 127 यानी कि क्या हो जाएगा, 400 केल्विन हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 300 केल्विन हो जाएगा। तो 1 माइनस के 300 बटे में कितना हो जाएगा, 400। 2 जीरो से 400 हो जाएगा भाई, यहाँ 2 जीरो से 400 में से 3 गया 100 यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वर्क डन हो जाएगा 40 किलो जूल, मल्टीप्लाई में करेंगे डिवाइड बाई 10, और यहाँ से उत्तर आ जाएगा 10 किलो जूल हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्नोट हीट इंजन एफिशिएंसी वर्क डन पर यूनिट हीट सप्लाइड 1 - T2/T1। T2 T1 ज्यादा है, T2 क्या है, कम है। दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं और न्यूमेरिकल इस तरीके से सेकंडों में निकल जाएगा भाई। ठीक है भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो भाई, ठीक है भाई, अगर नहीं मिलता तो वही आपका भाई जो पुराने तरीके से है वही चलता रहेगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। आइए इसके बाद केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी वही क्या है, 11 12 से ही हैं लगभग। ठीक है भाई, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रम क्या रहता है। एक रिएक्शन होती है भाई, एक रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन में जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। तो क्या लिखना है हमें, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया अगर कभी भी हो तो उसके अंदर क्या रहता है कि उसका जो परमाणु संख्या है क्या हो जाएगा, परमाणु नहीं भाई, परमाणु क्रमांक संख्या, परमाणु क्रमांक जो है उसका, या फिर हम कहें एटॉमिक नंबर जो है वो क्या रहता है, वो समान रहता है। क्या रहता है भाई, समान यानी कि सेम रहता है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद आपको 4 क्या दी गई है, गैस दी गई है भाई। इसके बाद 4 क्या है, आपको गैस दी गई है। एक आपके पास पहला ऑप्शन है भाई हीलियम, दूसरा जो ऑप्शन है नियोन, तीसरा जो ऑप्शन है वो है क्रिप्टॉन, और फोर्थ ऑप्शन है भाई हाइड्रोजन। इनमें से ये पूछा गया है कौन सी गैस भाई सक्रिय नहीं है, सक्रिय है भाई, कौन सी गैस है सक्रिय यानी कि भाई एक्टिव है, चल रही है, सक्रिय है भाई। ठीक है भाई, यानी कि जो रिएक्शन करती है दूसरी गैस के साथ है, रिएक्शन करती है, ऐसी कौन सी गैस है। देखिए भाई,
अगर आप जाने तो पीरियोडिक टेबल में एक लास्ट है भाई हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। जो लास्ट पीरियोडिक टेबल का जो कॉलम है अगर उसको देखें तो क्या आता है भाई, लास्ट में जाके हीलियम के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो क्या है भाई, इनएक्टिव हैं। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, क्योंकि ये क्या है, इनएक्टिव है भाई। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिए हीलियम भी क्या है, स्कीरियन नहीं है, नियोन भी नहीं है, क्रिप्टॉन भी नहीं है, तो हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन और बता देते हैं इसी के अंदर भाई जल्दी से। पांचवा क्वेश्चन है कि आपको एक दिया गया है ऑप्शन आई, एक ऑप्शन दिया गया। देखिए आज की क्लास को थोड़ा सा साइंस को क्या है डिफिकल्ट रखा गया, थोड़ा सा। Br ब्रोमीन, ये कह रखा है कि इसमें सबसे ज्यादा डायमीटर किसका है भाई, सबसे ज्यादा डायामीटर यानी कि व्यास भाई, सबसे ज्यादा डायमीटर कौन से भाई, जो भी एलिमेंट दिए गए इनमें से बताओ भाई। देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो साइज कम हो जाता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो साइज हमेशा बढ़ जाता है। जो नीचे एलिमेंट होगा उसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब देखिए भाई जो लास्ट जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन वाला है उससे पहले आता है फ्लोरीन भाई। तो फकल ब्रीथ बोलते हैं भाई, हम क्या बोलते हैं, फकल ब्रीथ, फ्लोरीन हो जाएगा। उसके नीचे क्लोरीन आता है, उसके नीचे ब्रोमीन आता है, और उसके नीचे क्या आता है, आयोडीन आता है, यानी कि भाई क्या आता है, आयोडीन। तो आयोडीन का क्या होता है, व्यास क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा क्या है भाई, इसका डायामीटर है भाई। ठीक है भाई, इसी तरीके से साइंस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज जो क्लास होती है 25 क्वेश्चन की, उसके अंदर भाई अब क्या है, दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन एडवांस डाले जाएंगे, उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, ताकि पेपर के अंदर भाई लेवल कैसा भी आ सकता है। साइंस के जो है हम 11th 12th के अब ऐड करने स्टार्ट कर दिए हैं क्लासेज में, पहले जर्नल साइंस हुई है भाई। ठीक है भाई, अब भाई इंग्लिश की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में आज भाई क्या है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो रखेंगे भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है भाई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही क्या है आज के हमारे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला आप लोग बताएंगे हमें भाई, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। एक व्यक्ति उस बात के लिए ब्लेम किया जाता है, उस बात के लिए उसको दोष दिया जाता है जो उसने नहीं किया, जो उसने नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या बोलते हैं, बलि का बकरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बलि का बकरा बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर दिस समथिंग विच who is blamed for this something that someone else has done, जो किसी और ने किया है, इसको बलि के बकरे को अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैपगोट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, SCAPEGOAT, इसको बोलते हैं बलि का बकरा भाई। ए पर्सन, अगला क्वेश्चन है, पर्सन हु इज नीदर एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति ना तो एक्सपीरियंस है भाई, ना वो कोई प्रोफेशनल है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि मैच्योर नहीं है भाई वो व्यक्ति, उसको हम क्या बोल देंगे, एमैच्योर, MATEUR भाई। ठीक है भाई, एमैच्योर हो जाएगा। ए सॉल्यूशन ऑफ द ऑल द डिफिकल्टीज एंड द डिजीज, सभी बीमारियों सभी कठिनाइयों की केवल एक ही दवा है, और उसको हम क्या बोलते हैं, पनेशिया। वर्डते बोल नहीं भाई, पनेशिया, PANACEA भाई। पनेशिया क्या हो जाएगा, सब रोगों की एक ही दवा है, क्या है भाई, पनेशिया। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज है, कोई चीज है आज के टाइम में भाई एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि कुछ चीज पुरानी हो चुकी है, ऑब्सोलेट। कोई चीज अगर पुरानी हो गई है समय के साथ है, उसको ऑब्सोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑब्सोलेट। विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, कोई ऐसी थिंग्स जिसको भाई हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं इनएविटेबल, इनएविटेबल। तो ये आपके 5 क्या है भाई, वन वर्ड हैं कि भाई जो काम उसने नहीं किया उसके लिए उसको दोष दिया जाए, वो स्कैपगोट होता है। जिसको ना तो प्रोफेशनल और ना कोई एक्सपीरियंस हो, उसको हम एमेच्योर बोलते हैं। उसके साथ में अगर
सब रोगों की केवल एक है क्या हो जाएगा कि वन थिंग फॉर दी ऑल दी डिफिकल्टीज, यानी कि सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन फॉर दी ऑल दी डिजीज एंड दी डिफिकल्टीज के लिए क्या हो जाएगा, पनेशिया हो जाएगा। और समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा। और थिंग्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज कॉल्ड दी इनएविटेबल। तो इसी के साथ हमारी आज के 5 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये 27 क्लास हो गई। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारी 28वीं क्लास होगी कल 12 बजे, इसलिए तैयार रहें। हर रोज 12 बजे आप लोग तैयार रहेंगे। और जो दोस्त नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ताकि भविष्य में क्लासेज की नोटिफिकेशन तभी आएगी जब चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस होगा भाई। ठीक है।